ये जो परिचय आपने अभी सुना, ये सुनकर ऐसा नहीं लगा आपको जैसे जिनके बारे में आप सुन रहे हैं वो आपके अंदर थोड़े थोड़े हैं? आपके अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने समीर जी को पाया होगा। हो सकता है आपको मालूम ना हो कि जिनको आप गुनगुना रहे हैं वो समीर जी हैं, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर समीर जी को गुनगुनाया होगा। कभी ना कभी आपके मुंह से होकर उनके लिखे हुए बोल गुजरे होंगे, और सिर्फ मुंह से होकर नहीं गुजरे होंगे, अंतर की गहराइयों में भी आपने उनको पाया होगा। आपने सबका परिचय सुन लिया है। मैं दोबारा परिचय थोड़ा थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि उसके बगैर पूरी बात बनेगी नहीं। नीलेश मिश्रा जी, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। आज वो कहते हैं कि जिंदगी में वो ठहराव कहाँ गायब है जिसके बूते जिंदगी जिंदगी हुआ करती थी, और आज उस ठहराव की ही तलाश हम कर रहे हैं जिसको असल में जिंदगी का नाम दिया जाता है, लेकिन जिंदगी की तलाश हम कहीं और कर रहे हैं और ठहराव को जिंदगी आज भी मानते हैं। वो कई बार ठहराव के करीब आपको ले जाकर खड़ा करते हैं। हमारे साथ यतीन्द्र जी हैं, जिन्होंने जो संगीत के साहित्य के ऐसे अध्येता हैं कि मुझे लगता है कि उनके साथ बैठकर, कई बार होता है ना, कई चीज़ों के बारे में आप जैसे किसी जगह से गुजरें, आपको पता चले कि अच्छा इस अमुक जगह से होकर महात्मा गांधी तब गुजरे थे, आपको देखने का नजरिया बदल जाता है उस जगह को। उसी तरीके से उसी साहित्य, उसी गीत की कहानी जब यतीन्द्र जी बताते हैं, ये बता दूं आपको, लता सुरगाथा के लिए उनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है, और न जाने कितनी किताबें उन्होंने भारत के जो क्लासिकल म्यूज़िक के हस्ताक्षर माने जाते हैं उनके ऊपर लिखी। और साहित्य और संगीत से जब उनके ज़रिए आपका परिचय होता है तो आपका नज़रिया बदलता है। आज एक बार फिर उनसे बातचीत हो रही है तो, और आलोक जी जिनका लिखा हुआ जगजीत भी उतने चाव से गाते हैं, अमिताभ बच्चन भी उसको आवाज़ देते हैं, और उनसे उनकी तरफ थोड़ा मेरा झुकाव इसलिए भी है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ से मैं हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो समीर सर, आप आलोक जी के संदर्भ में मैंने बात की, अभी हेमंत जी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन पहले मैं बनारस से शुरू करना चाहूँगा। वाराणसी से हेमंत जी भी हैं, और वाराणसी से जब मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया, सर आपको गुनगुनाते गुनगुनाते आशिकी के गाने तो जब बड़े हो रहे थे उस समय, मतलब हमारे लिए वो आशिकी का जैसे एंथम होता है ना, ये रंग बरसे होली का एंथम है, तो आशिकी का एंथम उस समय आशिकी के गाने हो गए थे। आपने जो लिखा है सर, ये जितना आसान सुनने में लगता है, ये लिखते हुए भी उतना आसान होता है क्या? सबसे पहले तो मैं TV9 और हेमंत मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और आज इतने बड़े मंच पे बैठ के और तुमसे बात करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है। बहुत सारे सवालों के घेरे में तो मुझे लोगे, मुझे पहले से ही पता है, मगर मैं तैयार होके आया हूँ आज। जैसा तुमने कहा कि मैं जितना आसान लिखता हूँ, क्या सचमुच वो उतना ही आसान होता है लिखना और सोचना? वो बिल्कुल नहीं होता है। यही गलतफहमी है आजकल के बच्चों में, या जो नए बच्चे लिखना चाहते हैं उनकी सोच में, और मेरी सोच में भी यही था। जब मैं BHU में था और मैं आनंद बख्शी के गाने सुना करता था, ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी, तो मुझे लगा यार ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं जाऊंगा फटाफट लिख दूंगा। मगर जब ये सफ़र शुरू हुआ और एक लंबी लड़ाई के बाद एक जगह पहुंचा, तो पहला इंटरव्यू ही दिया था मैंने कि मुश्किल लिखना बहुत आसान है, आसान लिखना बहुत मुश्किल है। एक युग जीना पड़ता है, गालिब से लेके मीर से लेके दुष्यंत तक को जब आप पढ़ते हैं, और केवल पढ़ते नहीं, जब उनको कलेजे में उतारते हैं, तब जाके आसान शब्दों में वो गहराई कहीं नज़र आती है। पहले जब मैं इंदिवर जी का वो गाना मुझे याद है, जिससे बहुत इंस्पायर हो के मेरा ये आशिकी का जो गाना है, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, जब मैं उस वक्त जवानी का दौर था और वो गाना सुनता था कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे,
मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे, तो मुझे लगे कि 2 लाइन में इस आदमी ने इतिहास लिख दिया। मगर वो लिखा कैसे, जब उनसे आमना सामना हुआ, जब उनसे रूबरू हुआ, तो पता चला कि नहीं, एक जीवन जीना पड़ता है इतना आसान लिखने के लिए। तो वही तकलीफ़ मुझे भी हुई दिनेश। और बहुत, हमारा जो काम है वो बहुत टीडियस काम है। और मुश्किल क्या है, कवि और गीतकार के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैं महसूस करता हूँ। कवि जो होता है वो स्वच्छंद होता है, वो लिखता है जो वो लिखना चाहता है। गीतकार कभी वो नहीं लिखना चाहता है, वो लिखता है, वो हमेशा वो लिखता है जो एक कहानी लिखवाती है, जो एक किरदार लिखवाता है, जो एक डायरेक्टर लिखवाता है, जो एक ट्यून लिखवाती है। तो पहले तो हमको डॉक्टर बनना पड़ता है, हमको डायग्नोसिस करना पड़ता है। एक ही दिन हमारी 2 बहुत मैसिव सुपरहिट फिल्में आई थीं। एक थी कुछ कुछ होता है, उसका म्यूजिक आप सब ने सुना होगा, सबको उसके एक एक गाने याद होंगे। और उसी दिन एक और बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और दोनों का म्यूजिक कभी सुनना तो तुमको एहसास हो जाएगा कि कितनी ज़िंदगियों में और कितने रंगों में एक गीतकार को ढलना पड़ता है। जब आशिकी लिख रहा था तो शायर था, आशिक था, साजन लिख रहा था तो शायर बन गया, कूली नंबर लिख रहा था तो टपोरी बन गया। तो ज़िंदगी में बहुत से रंगों में मैंने ढाला, मगर अब इतने सारे रंगों में ढलना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और आपने तो जनरेशन्स को पसंद आने वाले गाने लिखे हैं। कहते हैं कि एक जनरेशनल गैप आता है टेस्ट में भी। आपसे देखिए, अब जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि वो लिरिक्स मिसिंग हैं क्या, जिनकी तलाश समाज हमेशा करता रहा। वो जो आज से 50-60 साल पहले लिखे गए, लेकिन अगर आज सुबह की शुरुआत उन गानों के साथ हो जाए तो पूरे दिन आपके अंतर में वो गाने चलते रहते हैं, ज़ुबान पे आते रहते हैं। लेकिन मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पाया कि आज आपसे मुखातिब हूं तो टॉपिक से हट के पहले ये पूछ लूं कि क्या आसान है क्या मुश्किल। लेकिन अब ये बताइए, आपने कहा सबसे मुश्किल है सबसे आसान लिखना, सबसे मुश्किल सबसे आसान जो दिखाई देता है कि बड़ा आसान होगा वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आज केडी द डेविल की चारों तरफ चर्चा है, उसके एक गाने की चारों तरफ चर्चा है। पता नहीं आपके संज्ञान में आया है कि नहीं। नोरा फतेही, संजय दत्त उसमें भूमिका निभा रहे हैं और हर कोई ये पूछ रहा है कि इस तरह के गाने, तो क्या हमारे समाज में इस तरह के गाने होने चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ के लोग वो ये कहते हैं कि समाज का ही अंदर का है, जिसको सतह में आ जाने पे लोग बुरा भला कहने लगते हैं, यही अंदर दबा रहे तो लोग इसको ठीक कहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे पता था इस सवाल के घेरे में तो मुझे ही फंसाओगे। क्या है, अभी की फिल्में तुम देखते होगे, अभी अभी लगी है धुरंधर, बहुत बड़ी हिट हुई है। उसमें डायलॉग की जगह क्या क्या बोला गया है तुमने सुना होगा बहुत गौर से। तो ये जो बदलाव है, ओटीटी पे क्या दिखाया जा रहा है आज की तारीख में, सेक्स और वायलेंस के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सवाल ऐसे गानों के लिखने या न लिखने का नहीं है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी सेंसर बोर्ड क्यों बनी हुई है? मैं तो सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ कि ये गाने, अगर आवाम को इन गानों से शिकायत है तो ये गाने वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? सेंसर बोर्ड भी तो बना है हमारे यहाँ, किस लिए बना हुआ है? और आज आप मोबाइल पे जो चाहें देखना चाहें वो देख सकते हैं, कहीं कोई से। आप कहाँ से रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? क्या आपके पास कोई संसाधन है जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके? जब चोली के पीछे आया और इतना हंगामा हुआ और उस पर केसेस भी हुए और वो गाना पास भी हो गया, वो गाना लोगों ने बहुत पसंद भी कर लिया, तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति में बात की जाती है कि क्या करें, ये सचमुच सही है या गलत है। इसका फैसला करने वाला मैं नहीं हूँ। इसका फैसला करने का हक जो है वो सरकार को है, और वो तमाम लोग जो इसके पीछे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सेंसर बोर्ड है या इस तरह के जो मेकर हैं या इस तरह के जो लिखने वाले हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। अगर आपको समाज के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आप कुछ भी लिखिए। आज डायलॉग की जगह केवल गालियाँ लिखी जा रही हैं, तो शायद ये भी है, हो सकता है आगे के गानों में, अभी तो आपको लफ्ज़ों में आ रहा, हो सकता है कि कुछ गानों में केवल गालियाँ गालियाँ ही सुनाई दे। अब
क्या करूं? मेरा तो उस पर कोई हक नहीं है, ना तो मैं उसको रोक सकता, ना तो मैं उस पर कोई कमेंट कर सकता हूं, क्योंकि आवाम को ये हक है। आवाम कमेंट कर सकती है, आवाम अगर चाहे तो वो एक दिन में इसको बंद कर देगी, और आवाम चाहेगी तो चलता रहेगा। तो ये जनता पे है, जनता जिसको चाहेगी वो चलता रहेगा। लेकिन मैंने नीलेश मिश्रा जी का एक आर्टिकल जो उन्होंने अखबार के लिए लिखा वो पढ़ा। इसी पर उन्होंने लिखते हुए कहा कि कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के पर्दे के पीछे खुद को छिपाकर पल्ला नहीं झाड़ सकता। तो क्या जनता की तरफ ये भेजा जाना कि ये जनता की पसंद है, शायद इसलिए लिखा जा रहा है ऐसा, क्या ये कहकर दामन हटाया जा सकता है? इस विषय पे मेरे विचार बहुत ही स्पष्ट हैं, मुझे कहीं भी कोई संशय नहीं है। मेरी अपनी जो निजी यात्रा रही है एक आर्टिस्ट के तौर पे अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें मेरा एक ही प्रिज्म रहता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका असर क्या है। अगर मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ तो उसका असर क्या है, पत्रकारिता कर रहा हूँ, किताबें, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं जीवन में। दुर्भाग्य से जब से हम एल्गोरिदम की दुनिया में आए हैं, इसने हमको व्यक्तियों के रूप में भी बदल दिया है, इसने हमें कलाकारों के रूप में बदल दिया है, इसने हमको श्रोताओं और दर्शकों के रूप में बदल दिया है। क्योंकि हमको अचानक वो सारा देखने सुनने को मिल रहा है जो पहले, जब हम अडल्ट फिल्में दिखाई जाती थीं पहले भी, लेकिन उस हॉल में बच्चे दाखिल नहीं हो पाते थे। मेरी बेटी वैदेही बैठी है, अभी 10 साल की है, और अगर कभी वो परमिशन लेके यूट्यूब में जाती है तो मुझे डर रहता है कि वो कुछ देखते देखते कहाँ पहुँच सकती है। एल्गोरिदम काट सकता है, हम और आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय हम एक ऐसे दौर में हैं जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे नीचे आती है। कलाकारों के, चाहे आप गायक ले लीजिए, चाहे आप बादशाह को ले लीजिए, हनी सिंह को ले लीजिए, आप समय रैना को ले लीजिए, आप रणवीर, जो अदरवाइज बड़े सेन कॉन्वर्सेशन करते थे, उनको पता नहीं क्या हो गया उस बातचीत में। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर भूल जा रहे हैं तो हम भूल जा रहे हैं कि हमने जो, या तो हम बंद दरवाजे में, बंद कमरे में कंटेंट बनाए, जो फिल्म हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय वो यूट्यूब पे चला गया, जिस समय इंटरनेट पे चला गया, वो दुनिया के लिए सार्वजनिक हो गया। और सार्वजनिक कंटेंट बनाने के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है। जैसा एक राइट टू स्पीच या एक्सप्रेशन है, वैसा मेरा राइट टू बी ऑफेंडेड है। नाराजगी या तकलीफ होने का हक है, एक ऑडियंस के, एक पिता के तौर पे, एक परिवार के सदस्य के तौर पे, और एक नागरिक के तौर पे। ये दुर्भाग्य है कि इस पर हम एक ऐसा व्यू नहीं लेते हैं। क्योंकि हमको, कल भी मैंने, जब मेरा आर्टिकल हुआ, कई लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजी कि आपके फेलो आर्टिस्ट कैसा सोचेंगे, या इससे आपको नुकसान तो नहीं होगा कोई। क्योंकि हम ये काउंटर नैरेटिव में जाना ही नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि अब समय है कि, क्योंकि लगातार, जैसा समीर जी ने कहा कि कोई, अब कुछ आप कह नहीं सकते कि क्या नहीं कहा जाएगा। ज़रूर फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमें कोई सेंसरशिप नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि अगर कोई कंटेंट हमें पसंद नहीं आता है तो जाके समय रैना पे कोर्ट केस हो जाते हैं, जेल, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें मर्यादाएं चाहिए। हम समाज के लिए कंटेंट, या तो हम गीत लिख रहे होते और अपनी तकिया के नीचे रख देते, या बाथरूम में गा लेते, हम जो चाहे, हम गालियाँ वालियाँ जो, लेकिन हम मंच पर हैं, हम चाहे इस फिजिकल मंच पर हैं या इंटरनेट के मंच पर हैं, और हम जिम्मेदारियों के साथ आ रहे हैं। और अगर वो नहीं निभा रहे हैं, एक ऑडियंस है, उसको दुर्भाग्य, काश ऐसा होता जैसे समीर जी ने कहा कि, लेकिन ऑडियंस को चीज़ों की लत आसानी से पड़ जाती है। मुफ्त का इंटरनेट मिल जाता है, टिटिलेशन, वायलेंस और सेक्सुअल कंटेंट इस समय सबसे बड़ा टिटिलेशन होता है। मैंने उसी आर्टिकल में लिखा है कि कैसे मैं एक OTT सीरीज़ में मुझे कास्ट किया गया था एक प्राइमरी रोल में एक्ट करने के लिए, और मैंने कहा था कि भाई एक ही शर्त है मेरी, मैं गाली नहीं दूंगा।
और जैसे ही मैं उसकी वर्कशॉप में गया, डायरेक्टर ने पहला वाक्य जो कहा था ऑलमोस्ट वो था कि सर भर भर के गाली देनी है। और उस शाम मैंने वो शो छोड़ा जो कि इस समय मतलब सबसे बड़े शोज़ में से है OTT के। हमें अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभानी है तो हमें मंच पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेगेसी क्या है हमारी? ये कैसे जो आज के कलाकार हैं जो अब आजकल इतना टिटिलेटिंग सेक्सुअल कंटेंट कर रहे हैं, ये कैसे पलट कर देखेंगे अपने करियर को किसी दिन? आज बहुत अच्छा लग रहा होगा कि लाखों करोड़ों लोगों ने, क्योंकि एक लत आसान है, लेकिन आई थिंक स्टैंड लेना पड़ेगा। आप लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा, हम लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा। वो गाना जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो गाना किसी ने लिखा, राइट? किसी ने अप्रूव किया, किसी ने गाया उसको, किसी ने कंपोज किया, किसी ने म्यूजिक प्रोडक्शन किया, किसी ने कोरियोग्राफ किया, किसी ने डायरेक्ट किया, किसी ने डांस किया उस पे। इन सारे लोगों को कोई समस्या नहीं थी उस गाने से। इस पूरी चेन ऑफ कमांड को 0 प्रॉब्लम्स थी। अब देख रहे हैं किसी ने स्टैंड नहीं लिया। सेंसर बोर्ड का नाम नहीं लिया आपने? हाँ, सेंसर बोर्ड का नाम नहीं लिया आपने? सेंसर बोर्ड, ये करेक्ट। जब एडवर्टाइजिंग करने के लिए गाने सेंसर होने से पहले ही आने का अधिकार आ जाता है, तो आपने ऑलरेडी एक चोर रास्ता बना दिया है कि किसी भी तरह का कंटेंट वो तो चला गया। उसके बाद फिर आप जितना छाती पीटते रहिए कि इसको बैन करिए, वो संसद में एक गाने पे बात हो रही है। शर्म की बात है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस किस लिए हैं कि संसद में एक मंत्री को बॉलीवुड के एक गीत पे बोलना पड़ रहा है? मतलब ये तो एक बहुत बड़ा फेलियर है ना कि हमारे जो डिसेंसी और एथिक्स के जो सिस्टम्स हैं इन प्ले उनका। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये जो एल्गोरिदम वाली बात आपने कही, मैं जब सोच रहा था इस बारे में, खुद बैठा हुआ पूछ रहा था खुद से कि ये क्यों हो सकता है कि कोई ऐसा लिखेगा। क्योंकि जाहिर है वो परिवार वाला आदमी भी होता है जो लिखता है। उसके घर वाले भी कभी उसको पूछ सकते हैं, उसकी बेटी उससे पूछ सकती है कि तुमने ऐसा क्यों लिखा। उसके पिता कह सकते हैं कि यार तुम पे बड़ा फक्र था, तुम फिल्मों के लिए लिखते हो, तुमने आज ये क्या लिख दिया। फिर वो क्यों लिखता होगा? जब मैं ये सोचता हूँ तो जवाब यही मिलता है कि क्या ये कैच वर्ड्स में, की वर्ड्स में, क्या एल्गोरिदम के जंजाल में फंस जाने की वजह से अब जो गीत होते थे क्या वो ट्रैक बन गए हैं, क्या वो नंबर बन गए हैं, और उनसे वो इसीलिए उनकी वो रूहानियत, वो दिल तक उतर जाकर हमेशा के लिए समा जाने वाली बात गायब हो रही है। क्या मैं आपके पास, क्योंकि यतीन्द्र जी आपने इतना लिखा है संगीत के बारे में, और आपका गाना अब जो आप लिख रहे हैं, मैंने ये भी सुना है कि प्रीतम जी के संगीत में वो हमारे तक आने भी वाला है, तो क्या आप भी कैच वर्ड्स का, कीवर्ड्स का ध्यान कहीं रख रहे हैं, या पूरे तरीके से आप उसको शास्त्रीय मर्यादाओं में बांध कर लिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि मैं एक गीतकार नहीं हूं। मुझे काम मिल गया एक और मैंने कर दिया। मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि मरते समय मैं उसे ओन ना कर सकूं। तो मैं जब दुनिया से विदा हो रहा होऊंगा तो मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूंगा कि जो मैंने किया उसे मैंने ओन किया। एक बात। दूसरी बात, जो ये डिस्कोर्स चल रहा है गीतों का, ये इतना मासूम डिबेट नहीं है जितना लगता है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने दर्शकों और श्रोताओं की है। हम इतने भोले क्यों बनते हैं? हम अपने को इतने सेल्फ पिटी में क्यों ले जाते हैं? आपको एक ख़राब चीज़ परोसी जा रही है, नकारने का साहस रखिए, उसको रिजेक्ट करिए। आप एक होटल में जाते हैं, अपने पसंद के, अपने स्वाद का भोजन अपने स्वेच्छा से पसंद करते हैं। नहीं अच्छा लगता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, होटल वाला उसका बिल नहीं लेता। करने दीजिए खराब और घटिया गाने, बनाने दीजिए, लिखने दीजिए, उनकी आत्मा मरने दीजिए। हम और आप क्यों जाते हैं उसको देखने के लिए? हम और आप उसके फेवर में क्यों खड़े होते हैं? एक बात। और दूसरी बात कि जो लोग ये गीत बनाते हैं उनका अटेंशन सबको पता है, उनको वायरल कराना है, उन्हें हिट कराना है, उन्हें कंट्रोवर्सी करानी है। गीतों में नहीं होता है, किताबों में भी होता है। कोई एक एलिमेंट उभार के सोशल मीडिया पे कर दो कि किताब बिक जाए, तो इस तरह से गानों में भी होता है। सिनेमा शुरू से कमर्शियल मीडियम रहा है। दर्शक और श्रोता क्या चाहता है ये उसे तय करना पड़ेगा। और इतना मूर्ख नहीं है भारतीय समाज। अगर ऐसा मूर्ख होता तो गाने आज भी अच्छे ना लिखे जा रहे होते और अच्छे गाने बन ना रहे होते, और वो अभी हिट तो नहीं आपकी हो एक रहे। किताब भी आई। अगर ये किताबों में भी आजमाया जा रहा है, अगर ये फिल्मों में, गानों में आजमाया जा रहा है, जी, तो नैनन में आन बान वो किताब आजकल लोगों के बीच में बड़ी चर्चा में है। और
उसमें आपने कहीं ये नहीं सोचा कि कैसे इसकी प्रतियां बिकवाई जाए ज्यादा? मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ। मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मेरे गुरु होते थे कुंवर नारायण, हिंदी के कवि, बहुत बड़े, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी उम्र 20 साल थी, कि तुम लिखन में क्यों आना चाहते हो? मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ ऐसा लिख के क्रांति ला दूंगा जैसे 20 साल के लड़के लाते हैं। उन्होंने कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा। जो देश रामायण, महाभारत, गीता और महात्मा गांधी के आत्मकथा पढ़ के नहीं बदला, वो तुम्हारे लिखने से नहीं बदलने वाला है। तो जैसे गुब्बारे में कोई पिन चुभो दे, मेरी हवा निकल गई कि अब फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा, तो क्या मतलब मैं नहीं लिखूं? उन्होंने कहा, नहीं, लिखो, खुद को बदलने के लिए लिखो, खुद को बेहतर बनाने के लिए लिखो। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मुझे कितना महत्वपूर्ण बनाता है अपनी निगाह में, वो मुझे कितना एनरिच करता है। किसी का फायदा हो जाए पढ़ने से, कोई आदमी उसको पढ़ के रिकमेंड कर दे, हेमंत भैया ने उस पर बड़ा सुंदर पोस्ट लिख दी, तो ये मुझे नहीं मालूम था कि ये किताब इनको पसंद आएगी और ये इसकी ये तजवीज़ करेंगे कहीं पर जाकर। सिर्फ ये लगता है कि जो काम मैं कर सकता हूँ और जो किए बगैर मैं रह नहीं सकता। मेरी किताब का हमेशा ये डिस्क्लेमर रहता है, जो कला और साहित्य का आत्यंतिक सत्य है, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जिसे पूरा करना है। मैं उस कला की दुनिया में अपना आंशिक सत्य कह रहा हूँ, वो मेरा विज़न है। आप उससे सहमत और असहमत हो सकते हैं, हाँ, लेकिन जो भी करूँगा वो मर्यादा में करूँगा, लोकतांत्रिक ढंग से करूँगा और एक आर्ट और एस्थेटिक्स के साथ करूँगा। जो घटिया गाने लिखते हैं, जिन्होंने सेक्स और पॉर्न को बाजार बना दिया है, उनको जाकर कालिदास पढ़ लेना चाहिए कि इसी देश में कुमार संभवम और ऋतुसंहार भी लिखा जाता है और बहुत सुंदर लिखा जाता है और उसकी बड़ी बड़ी शाब्दिक टीकाएं होती हैं, वो क्लासिक माना जाता है। आप किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से परोसते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रही बात मेरी, तो मुझे 2 ही 4 गाने अभी मिले हैं फिल्मों में। मेरा सौभाग्य है कि प्रीतम जी ने मुझे काम दिया, समीर दादा वगैरह का सबका आशीर्वाद है, गुलजार साहब पे मैंने काम किया है लंबा। मैंने कोशिश यही की, मैंने कहा भैया मुझे ऊटपटांग गाने ना देना, मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो जो मुझे मिला मैंने कोशिश की है। भूत बंगला फिल्म आ रही है, आपको मिल जाएगा 15 दिन बाद वो गाना। धन्यवाद। लेकिन इसमें अब देखिए, अब जैसे आलोक जी कहते हैं, अकेडमी अवार्ड विनर हैं, गानों को उन्होंने भी लिखा है फिल्मों के लिए, कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। अब ये देखिए, आपको एकदम से लगेगा कि जैसे दिल पे उतर गई बात, बिल्कुल समझ में आने वाली, एकदम से क्लिक करने वाली बात है। ये एकदम से क्लिक करने वाली बात आई जुबान पर, थोड़ी देर में मन में भी आई, लेकिन अटक के नहीं रह गई। फेविकॉल से सर ने एक गाना लिखा, सर ने सरकाइलियो खटिया भी किसी समय लिखा। अब इसमें देखिए, ये गाने उस समय बहुत दिनों तक जुबान पर चढ़े रहे, आज भी लोगों के दिमाग में कई लोगों के तो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहते हैं। रिकॉल वैल्यू किसी चीज़ की, किसी एक लाइन की, किसी गाने की बनी रहे, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। असल में किसी एक लिखने वाले से मैंने कहा कि आपने इसको ऐसा लिख दिया है, ये बताइए कि ये मार्केट में चल पाएगा? तो उन्होंने कहा, देखिए मार्केट में चले ना चले, ये मैंने स्वांतः सुखाए लिखा है, अगर उनको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या इसके लिए वो लोग तैयार होंगे जो पेशेवर हैं, जो जिनके लिए ये रोजी रोटी है, क्या वो इसके लिए तैयार होंगे कि वो स्वांतः सुखाए लिख लें और अगर वो मार्केट कहे कि नहीं, ये पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट हो जाने दें? अब ये बड़ा सवाल है आलोक जी, इसमें आदमी कहाँ पर ये फैसला करता है? जैसे अगर मैं बहुत, मान लीजिए ऐसा भी अभी याद कर रहा हूँ कि मान लीजिए सर ने ऐसा क्या लिख दिया, या नीलेश जी ने कभी कैरेक्टर ढीला कोई एक गाना लिख दिया। आपने नहीं लिखा? वो किसने लिखा? आपके नाम से और रिफ्लेक्ट होता है, तो जरा दिखवाइएगा इसको। तो बहरहाल ये मैं बता दूं, हाँ। ये गाना मेरे पास आया था, हाँ, और ये वो युग था, जब शायद अब भी हो, जब हुक लाइन पहले ही पेश कर दी जाती थी लिरिसिस्ट को। अच्छा, ये कारण था कि मैंने मुंबई में गाने लिखना बंद किया। उसका एक कारण ये था क्योंकि इतना पतन हो गया था उस प्रोसेस का। तो वो लाइन मेरे पास आई कि ये लिख दीजिए, तो कौन सी फिल्म थी मुझे याद नहीं है, मैंने उसको मना किया था और मैंने कोई और गीत लिखा था, उसके कुछ उन्होंने 1-2 वर्सेस लेके, शायद, मुझे पता नहीं क्रेडिट्स का क्या, आई एम सरप्राइज्ड। कई गाने ऐसे, एक गाना मेरा और स्वानंद का है जिसमें हमको जॉइंट क्रेडिट मिला हुआ है क्योंकि मैंने लिख के छोड़ दिया। तो ये देखिए, मुंबई में अमूमन उल्टा होता है, किसी समय मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ कि लिखें आप, क्रेडिट किसी दूसरे को मिल जाता है, और यहाँ तो उल्टा हुआ कि लिख के क्रेडिट आपको देने के लिए लोग आए। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता मैं एक हूँ। बहुत मजेदार बात इसी में हस्तक्षेप करूंगा। हाँ। आज से 4 साल पहले मैं रॉयल ओपेरा हाउस बॉम्बे में एक म्यूजिकल शो कर रहा था। तो मुझे एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी से बुलाया गया कि आपका लेक्चर सुना और आके हमारे लिए ओटीटी के लिए कंटेंट लिख दीजिए।
मैंने कहा आप बताइए क्या है, सब्जेक्ट ये है, और आप तुरंत एग्रीमेंट पेपर आ गया मेरे पास कि एग्रीमेंट कर दीजिए। तो मैंने कहा किस बात का एग्रीमेंट, मुझे सब्जेक्ट बताइए, मैं काम करके दूंगा और मेरे क्या क्रेडेंशियल्स होंगे वहाँ। बोले आप इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, आपको सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, फलाने के नाम से जाएगा। मैंने कहा इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मुझे खाने के लाले पड़े हों, मैं अपना काम और नाम सब बेच दूं। बोले आप समझ नहीं रहे, आपको तो इतने बड़ी कंपनी से काम मिल रहा। मैंने कहा भैया मैं नहीं मांगने आया हूँ काम, मैं प्रोग्राम करने आया था बम्बई में, घर जा रहा हूँ। बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा मैं बहुत समझ रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे लगता है आज भी घूस काम होता है और कराया जाता है। नहीं, लेकिन किस जगह पर आलोक जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किस जगह पर, जैसे अभी समीर सर ने एक बड़ी बात कही कि मैं ये देखता हूँ मेरा डायरेक्टर क्या चाहता है, मैं ये भी देखता हूँ मेरी कहानी और उसका किरदार क्या चाहता है, लेकिन फिर किस जगह पर गीतकार क्या चाहता है ये आता है, किस नंबर पर आता है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, हेमंत जी का शुक्रिया। सबसे आखिरी में बोलने की एक बड़ी खूबी ये होती है, नहीं खूबी होती है, दिक्कत नहीं होती। जब आप 3 ज़हीन लोगों के बाद बोलते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं बोलना होता है, बस इतना बोलना था जैसा कि इन्होंने कहा। तो तो कतार वहाँ से शुरू होती है, हमारी लेजेंडरी राइटर हैं वो। लेकिन मैं बहुत हद तक मुतमईन हूँ नीलेश भाई की बात से, बहुत हद तक नहीं बल्कि पूरी तरह मुतमईन हूँ और पूरी तरह सहमत हूँ कि मेरे साथ फॉर्चुनेट ये रहा कि जब भी मेरा कोई गीत किसी फिल्म में गया, मैंने वोडका डायरी के लिए लिखा था, संदेश सांडिल्य उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मेरी किताब से ही गीत उठाया और उठा के एक पोएम थी जो हज़रत अमीर खुसरो के मिसरे पर थी, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। अब उसमें भी उनको थोड़ा सा एक ऐतराज़ था कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा मीटर पूरा नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखिए पोएम तो यही रहेगी, आप चाहें तो गीत मेरा फिल्म से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले पोएट हूँ बाद में लिरिसिस्ट हूँ। तो मेरी जो अप्रोच है गीत को लेके वो वही है कि जहाँ तक आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपके जो मोरल अलाउ करते हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं उस लिमिट में। हम अक्सर ये बात करते हैं और बहुत बात करते हैं कि पहले का सिनेमा ऐसा था, आज का सिनेमा ऐसा है, पहले का संगीत ऐसा था। हम आज भी कैफ़ी साहब का गीत गुनगुनाते हैं, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। आज भी पढ़ते हैं हम, आज भी सुनते हैं। या ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, हम साहिर का लिखा हुआ। तो सवाल ये है कि उस वक्त जो सुनने वाले थे, उस वक्त जो लोगों का, सुनने वालों का जो शऊर था, उसके हिसाब से गीतकार लिख रहा था और गीतकार के हिसाब से लोग सुन रहे थे। अब ये हो रहा है कि अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आपने पूरा मेटाफर है वो बदल दिया है कि आपको सबसे पहले तो अभी जब से रील आ गई है उसके पहले 15 सेकंड का कॉलर ट्यून हुआ करता था, तो मुखड़ा इस तरह से तैयार करवाया जाता था कि वो 15 सेकंड में वो मुखड़ा बन जाना चाहिए, बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अब जो बात हो रही है, अब वो ये बात हो रही है कि नहीं, अब वो कॉलर ट्यून तो चला गया, पुराना ट्रेडिशन हो गया है, अब रील पर आना चाहिए गाने को। तो मेरे ख्याल से एक गीतकार का जो सबसे बड़ा अप्रोच है वो ये होता है कि वो अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त किस तरह से बना रहा है, अपने लिखे को वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। नहीं, अब मैं जैसे समीर सर को देखता हूँ तो पहले इनके पिताजी अनजान साहब, उनके गाने आप देख लीजिए, खाई के पान बनारस वाला से लेकर और दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। मतलब ये कुछ एक गाने मैं बता रहा हूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। और फिर वहाँ से देखिए विरासत में कितना मिलता है, जीन्स में कितना आता है, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन समीर जी जब स्ट्रगल करने के लिए मुंबई गए तो पहले पिताजी को मालूम ही नहीं था कि ये भी मुंबई में है। किसी रिश्तेदार ने बताया कि बेटा भी वहाँ है, कभी सुध ले लिया कीजिए। और समीर सर ने उसके बाद, जैसा मैंने आपको बताया, अभी 6000 गाने लिखे। सर एक बात बताइए, बच्चा कैसा भी हो, हर एक बच्चा प्यारा होता है बाप को। आपने ये जो 6000 गाने लिखे हैं, एक तरीके से आपकी रचनाएं हैं ये, आप हर एक गाने को उसी पेडेस्टल में रखते हैं क्या? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब जब ये है कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, गाड़ी में चला दीजिए, किसी से कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन इसमें इसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं। नज़र के सामने जिगर के पास,
तुम दिल की धड़कन में रहते हो, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। ये गाने हम देखते हैं और जैसा मैंने अभी जिक्र किया, चिपकाले सैया फेविकॉल से, इश्क कमीना, अनारकली डिस्को चली, सरकाई लो खटिया हुक्का बार, ये आप सारे गानों को उसी पेडिस्टल पर रखते हैं या आपके लिए इन गानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अलग अलग है? जैसा मैंने कहा कि मैं कहानी और किरदार जीता हूँ। मैं गानों को मैं कैटेगराइज नहीं करता हूँ कि इस गाने को किस तरह से लिखना है। जो उस कहानी में वो किरदार मुझसे लिखवाना चाहता है। मैंने आनंद बख्शी से एक बार पूछा था, मैं कहानी जीना मैंने कब से शुरू किया। वो एक गाना था उनका, एक पिक्चर आई थी दुश्मन। तवायफ के कोठे पे एक ट्रक ड्राइवर जाके गाना गा रहा है और अब देखो वो गीतकार जो है वो ट्रक ड्राइवर बन चुका है। क्यों बोल रहा हूँ, कहाँ तक जीना पड़ता है किरदार को, इसको महसूस करो। वो बोलता है, गाना बड़ा मशहूर गाना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। अब वो ट्रक ड्राइवर उसकी सिमली दे रहा है कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये। ट्रक ड्राइवर ही नहीं बोलेगा 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो कहीं ना कहीं हम जब अब हुक्का बार हो कि अनारकली डिस्को चली हो, जब मुझे उस तरह के चैलेंजेस दिए जाते हैं, जब चोली के पीछे आया तब मुझे सरकाई लो खटिया लिखने के लिए मजबूर किया गया कि तुमको जवाब देना पड़ेगा। मुन्नी आई तब मुझे अनारकली लिखना पड़ा। अब जब 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी लिखना पड़ा। जब नई जनरेशन आई और उसने मुझे कहा कि अब ये लिख के बताओ, तो वहाँ से आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बेटा बन जा फुल्ली फालतू, वो लिखना पड़ा इनके लिए मुझे। सवाल वो नहीं है कि मैं अपने गानों को कैसे कैटेगराइज करूं या कौन सी फिल्म को कहूं कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका फैसला भी आवाम ही कर लेती है, आप लोग कर लेते हो। आशिकी साजन दीवाना को आज भी लोग बोलते हैं कि सर आज भी उसके गाने मेरे दिल में हैं। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर, वो कहानियाँ, वो कैरेक्टर ऐसे रहे होंगे और शायद मेरी वो उम्र रही होगी कि उम्र के उस मोड़ पे शायद मैंने वो जिया होगा। नहीं, जैसे अगर आप चाहें, जैसे इसी बात पे कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये, अब अगर एकदम ट्रक वाले को आप लेकर आएं तो वो तो शायद जुल्फ भी नहीं बोलेगा, एकदम ट्रक वाले के लिंगो। तो क्या कभी ऐसा होता है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए ब्रीफ दिया जा रहा है डायरेक्टर की तरफ से कि ऐसा ऐसा करना है, तो आप कहें हाँ ठीक है इतना तो अकोमोडेट कर लेंगे, लेकिन इसके बाद फिर देखिए मेरी भी थोड़ी सी इसके बाद। डेफिनेटली वो तो होता ही है ना, वो होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने हमेशा लाइन टू लाइन वही लिखा है जो उस किरदार की डिमांड है। नहीं, वहाँ तो गीतकार आता है, वहाँ उसका अपना जीवन दर्शन भी आता है, उसकी अपनी सोच भी उसमें शामिल होती ही होती है। मगर जब ये मुझसे पूछा जाता है कि कौन सा गाना आपको इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके दिल के बहुत करीब है, तो मैंने जैसा कहा कि मैं लिखता हूँ लोगों के लिए, मैं कभी अपने लिए नहीं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ, बोलते हैं ना कि मैं आवाम का शायर हूँ, मैं लोगों का, आम आदमी का गीतकार हूँ कि जो एक सड़क चलने वाला भी गाता है, प्रोफेसर तो भी गाता आपके है। घर वाले या आपकी पत्नी या आपके कभी किसी मित्र ने आपसे कहा कि तुम फिल्मों के लिए लिखते हो, मेरे लिए भी 4 लाइनें लिख दो मुझको देख? लिखा था जिंदगी में एक बार। तो गुनगुना के सुनाइए क्या लिखा था आपने? नहीं लिखा था और उसका जवाब बहुत कमाल का मिला था। मेरी शादी हुई थी और सही मायने में वो पिक्चर का म्यूज़िक ख़त्म हो गया था और मुझे लगा कि यार अभी बीबी को एक सौगात देनी चाहिए। अभी अभी नई नई शादी हुई है, उसको लगेगा कि मैं इतने बड़े गीतकार की बीवी हूँ, इन्होंने कभी मेरे लिए लिखा ही नहीं। तो फिल्म थी साजन और वो गाना था देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। और फिल्म फेयर के फंक्शन में मेरी पत्नी मौजूद थी वहाँ और पूछा गया कि भाई समीर जी बोलते हैं कि आपसे इंस्पायर होके इन्होंने गाना लिखा। तो वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, घर जाके मुझसे कहा कि आज पहली बार पता चला कि तुम झूठ कितनी सफाई से बोलते हो। तो ये तो आलम है, जब इंस्पायर होके लिखा तो घर वालों पे लिखा तो ये जवाब मिला।
हाँ, अभी मैंने किताब जरूर लिखी, उसका नाम है समीराना गीत, जो ऑलरेडी मार्केट में है, वाणी प्रकाशन से आई हुई। उसमें मैंने अपने बच्चों से लेके, पत्नी से लेके, पिता से लेके सबके ऊपर कविता लिखी, क्योंकि फिल्मों में बहुत कम ऐसा मौका आता है कि मुझे अपनी पर्सनल ज़िंदगी को लिखने का कोई सिचुएशन दिया जाए या कोई मौका दिया जाए। तो मगर किताब मिली तो मैंने बोला यहाँ मैं वो लिख सकता हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ, और अभी आगे आने वाली किताबों में भी उस तरह की बातें लिख रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे एक बात बताऊँ, बड़ा अच्छा लगता है इस मंच पे बैठ के उन लोगों को क्रिटिसाइज करना। हरबंस राय बच्चन से लेके, नीरज से लेके, कौन सा ऐसा कवि या गीतकार था जो फिल्मों में गाना नहीं लिखना चाहता था? आए कुछ लोग, छोड़ के चले गए, और जब चले गए तो बहुत सारे इल्ज़ामात फिल्म के गीतों पे आए और फिल्म वालों पे आए। मैं उनसे केवल एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि वो आए क्यों? उनको आए क्यों? जब आए, जब कुछ लोगों ने तो बड़ी ईमानदारी से, मुझे याद है बशीर बद्र साहब ने मुझसे हाथ जोड़ के बोला कि भैया, हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ कि आप जो लिखते हो हमारे बस की बात नहीं है, मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं इंडस्ट्री छोड़ के जा। तो मुझे लगा कि कम से कम एक आदमी ने साहब गोई से अपनी बात को कहा तो सही। उन लोगों से मुझे नाराज़गी है जब वो जाके बाहर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ ज़रूरी नहीं कि सब काम बुरा ही होता है, कभी कभी होता है। अब वो क्यों होता है, किस लिए होता है, और जैसा मैंने कहा कि एक गीतकार के को आपको कोसने से या गीतकार को जिम्मेदार ठहराने से बात बनेगी नहीं। अब आप कूली नंबर 1 बनाओगे और आप चाहोगे कि चंदन सा बदन चंचल चितवन लिखा जाए, तो आप उसको क्यों दोष दे रहे हो? आप उनको भी पकड़ो ना, जो जिसने कहानी लिखी है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग इस तरह की फिल्में बनाते क्यों हैं? और फिर उसके बाद पकड़ा जाता है गीतकार, और पकड़ा जाता है तो फिर या तो वो छोड़ के चला जाए। हमारी तो रोजी रोटी ये थी, या तो हम उसको करते या छोड़ के तो चले एक बात बता दीजिए, अगर हम एक चार्ट बनाएं, 360 डिग्री का एक वृत्त बनाएं, तो उसमें कितनी मर्जी इन कंपल्शंस की होती है, मार्केट प्रेशर, डायरेक्टर क्या चाहता है, किरदार क्या चाहता है, और कितना फ्री विल होती है राइटर की कि मैं तो ऐसा लिखूंगा, इसके अलावा मुझे मंजूर नहीं है, फिर मैं देख मुझे लूंगा। लगता है राइटर 10% होता है, 90% आज के दौर की बात बता रहा हूँ। वो साहिर साहब और शैलेंद्र के ज़माने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो डेटोरेशन होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, और बाद में तो ये आलम हो गया कि वो जो बोलेगा, अगर अब तो उल्टा हो गया, अब तो आपको लिखने भी नहीं, आपको बिल्कुल लिखना ही नहीं दिया। आपसे कहा जाता है कि ये लिखना है, आप लिख के दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना कलम रख के चले जाइए। ऐसे हालात में या तो आदमी छोड़ के चला जाए, और या तो उससे समझौते कर ले, और तो दूसरा कोई विकल्प वहाँ है नहीं। हमारे फादर ने एक ही बात कही थी कि कन्विंस आर बी कन्विंस, या कर दो या हो जाओ, इसके बाद वाला जो रास्ता है वो केवल लड़ाई का है, क्रिटिसिज्म का है, झगड़े का है, उसका हासिल कुछ नहीं है। तो या तो एक्सेप्ट कर लो, जैसे नीलेश ने कहा कि उसको पसंद नहीं है, उसने बोला नहीं भैया, नहीं लिखना ही नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प था नहीं, हम भाग के जा नहीं सकते थे। हमने एक बड़ी लंबी यात्रा तय कर ली थी, और अभी भी कोशिश करता रहता हूँ कि शायद बदलाव आए, फिर कोई सर अच्छा बदल क्या क्या रहा है? एक तो ये, जैसे अभी नीलेश सर ने एक बात कही कि एल्गोरिदम का मामला है, हिट कराने का भी मामला है। हिट कराने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, कौन से जुबान पे चढ़ेंगे, कैची वर्ड क्या हो सकते हैं, क्या है, एक तो इसका तकाजा होता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि 50-50, 60-60 साल पहले लिखे गए गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं? ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, क्यों आज भी यही? कोई शादी बारात का फंक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें ये ना बजे। उसका एक कारण मैं बताऊं तुम्हें, बहुत सीधी बात है। मैं हमेशा बोलता हूं कि लड़ाई आज और कल की नहीं है, लड़ाई और अच्छे बुरे की है। जो अच्छा है वो सदियों तक अच्छा है और रहेगा, और जो बुरा है वो सदियों तक बुरा मैं तो रहेगा। जैसे आप उसको बनवा के निकले होंगे जब चिपकाले सैया फेविकॉल से, तो आप भी गुनगुनाते हुए निकले थे, आप गुनगुनाए नहीं थे? अरे फेविकोल मेरा नहीं था, वहाँ चिपकाओ मत मुझे, क्योंकि हर वो गाना मेरे नाम से जाए मैं मंजूर नहीं है मुझे। मगर जो भी था, वो एक दौर था मुन्नी के आने के बाद, जब बहुत हंगामा हुआ, और जब लोग उस तरह की एक डिमांड तो क्या बहुत इसकी ज़्यादा। एक वजह सर ये भी, जैसे नीलेश जी और आलोक जी, इनका दोनों का जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी है,
तो क्या जर्नलिस्ट जब लिख रहा होता है गाने, हाँ? या जर्नलिस्ट जब गाने लिख रहा होता है, क्योंकि इनका दोनों का जर्नलिज्म वाला बैकग्राउंड है, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि क्या उसके पास ज्यादा लगामें होती हैं अपनी पकड़ के खींचने के लिए या छोड़ने के लिए, कुछ ज्यादा सिस्टम होते हैं, या ऐसा कोई फर्क नहीं होता है? नीलेश जी बताएंगे। नीलेश जी। मैं थोड़ा धृष्टता करना चाहता हूँ। मैं एक बात, मैं क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर बहुत बहुत कम जाता हूँ और आपके साथ हूँ, आपके पास करोड़ों लोगों की सोच बदलने का पावर है, इसलिए मैं एक बात कहे बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे आप लोग कई बार पॉलिटिकल डिबेट्स में कुछ पूछते कुछ हैं और बोलने कुछ और लग जाते हैं ना, पर इसी से जुड़ा है। देखिए, ऐसे जब हम ऐसे इवेंट्स में, जब कभी मेरे जैसे और हमारे साथियों जैसे लोग आते हैं, इससे पहले आपने एक सेशन किया जिसमें आपने भारत की कोल और एनर्जी के बारे में बात की। इसके बाद आप कोई सेशन करेंगे जो निस्संदेह किसी इसी तरह के महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे पर होगा, और बीच में आपने फिलर के तौर पे, ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बीच में आपने फिलर के तौर पे हम 4 लोगों को बुला लिया कि हम कुछ फिल्मों की बातें कर लेंगे, चटपटी बातें कर लेंगे। मेरा आग्रह है, विनयपूर्वक ये आग्रह है, रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को जो दर्जा दिया जाना चाहिए। हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, हम कहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री, लेकिन हम उसको इंडस्ट्री नहीं समझते हैं। मैंने एक कैलकुलेशन किया था लखनऊ में बैठ के एक दिन, उत्तर प्रदेश की जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसका वैल्यूएशन किया मैंने, वो ऑलरेडी यूनिकॉर्न है। मैंने राजधानी से लेके पंचायत तक क्रिएटर्स की जो वैल्यू है और वो जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जैसे स्टार्टअप्स में, जैसे कंपनीज करती हैं, और ये मैंने पाया कि ये बहुत बड़े लेवल पे जीविका का साधन बन सकती है। रचनात्मकता, रचनात्मकता एक, जब सारी गंभीर बातें हो जाते हैं तो जो होता है उसको हम रचनात्मकता मानते हैं कि चलिए शादी यहाँ चल रही है, उधर शहनाई बज रही है। हाँ? मुझे लगता है कि आप लोगों के पास वो ताकत है कि क्रिएटर्स को, राइटर्स को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को क्यों मजबूरी में ये करना पड़ता है? क्योंकि उनको जीविका, उनकी जीविका का साधन संगीत, उनका लेखन नहीं बन पाया। और आज भी अगर हम क्रिएटिव इकोनॉमी बनाने की ओर स्टेप्स लें, जो बहुत सिंपल है, आई एम वेरी हैप्पी टू, वो सजेशंस मैं आप लोगों को देने को तैयार हूँ, तो भारत की जीडीपी में जो क्रिएटर्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत बहुत रोबस्ट होगा। तो निस्संदेह हम अपने शब्दों की बात कर सकते हैं, लेकिन कलाकार जब जीविका पाएगा तो उसको वो समझौते नहीं करने पड़ेंगे जिन समझौतों की हम आज बात कर रहे हैं। कलाकारों की कद्र समाज को और ज्यादा किए जाने की जरूरत है, बगैर उसके फिर हमारी अपेक्षाएं जो हैं वो बेमानी है किसी हद के बाद। ये बात नीलेश जी कह रहे हैं। वैसे मैं ये बता दूं कि उतने ही महत्व के साथ, उतने ही सिग्निफिकेंस और उतने ही वेटेज के साथ आप लोग यहाँ पर हैं जितना कि कोई और सत्र होगा। बिल्कुल भी इसको इस तरीके से मत लीजिए। अभी देखिए कुमार विश्वास जी नेक्स्ट है आपके बाद। सुबह क्रिकेटर्स, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ मेरी लोग आए। वर्षों की ये कुंठा थी, इत्तेफाक से दिनेश तुम सामने पड़ गए हो। नहीं, अधिकार पूर्वक और प्रेम पूर्वक मंजूर है। लेकिन ये यतीन्द्र जी, ये ऑटो ट्यून और ये लूप्स वाला मामला, ये बीट्स वाला मामला कि जाएं डिस्को में या कहीं पे तो ये सुनाई दे, इसके साथ कुछ गाने भी आ जाए, कुछ शब्द भी आ जाएं, मतलब वो प्रधान ना रहें, ये बीट्स और इस तरह का चलन प्रधान रहे, बीच में गाने कहीं गाने कहलाएं वो, इसलिए ये शब्द भर दो। क्या ये बात भी है जिसकी वजह से ये गाने वो गाने नहीं है जिनकी हम तलाश करते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरलीकरण है। 60s में फिल्म आई तीसरी मंजिल, आर डी बर्मन ने बनाया, वो हसीना जुल्फों वाली, और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैज था, पूरे जैज पे वो हुआ। हंगेरियन पपेट्री सॉन्ग पे चोरी चोरी का गाना आता है, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। बहुत बाद में एलैया राजा बनाते हैं जब म्यूजिक, जिसमें शेकर साउंड, पैनिक साउंड, सब कुछ वेस्टर्न है, ड्रम और किक ड्रम का इस्तेमाल है। और गुलजार साहब लिखते हैं, ओ बबुआ ये महुआ महकने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्निक है, कोई टेक्निकल
टर्म्स में कोई वाद्य यंत्र दे दिया गया, कोई आपको बीट दे दी गई, कोई आपको वुड ब्लॉक्स बजवा दिया गया, ये शायर का मामला है कि उसमें से कौंध कैसे निकाल लेता है। देखिए, जादू अगर आपको जगाना है तो आप 2 मिनट में जगा सकते हैं, नहीं जगा पाएंगे तो 2 घंटा किसी काम का नहीं। तो जो गाने का मीटर है, जो आपको बना हुआ दिया गया है मामला, उसमें आपकी पोएटिक सेंसिबिलिटी कहाँ पहुँचती है, ये जरूर है कि वो तयशुदा एक मीटर है, आपको धुन दे दी गई है, आपको सिचुएशन बता दी गई है, आपको किरदार बता दिया गया है। अब ये आपकी वो है, महारत है कि आप वहाँ पे करामात कैसे क्रिएट करते हैं। कोई भी कर सकता है, बहुत सारे लोग करते हैं। कभी भी पुराना जमाना बहुत अच्छा था, नया जमाना बहुत खराब है, पहले भी खराब गाने लिखे गए। शैलेंद्र के जमाने में भी टीन कनस्टर पीट पाट के ये गाना बना है। लेकिन वो जो होता ऐसा नहीं है कि हाँ, मेजॉरिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा था, बहुत। लेकिन आप ये बताइए, आज के समय में फुर्सत किसी के पास नहीं है, समय किसी के पास नहीं है, टाइम अटेंशन नहीं रह गया, OTT पे सब कुछ बर्नआउट हो चुका है। मजरू आज हो तो गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये जमाना हाय हाय ये जालिम जमाना लिखेंगे। जब लिखा जा रहा था ये गाना, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, तब मंदिर के तक जाने की फुर्सत थी लड़का लड़की को, और मंदिर के दिए की लौ देखी जा रही थी। आज कोई लड़की पसंद आ रही है, आपने इंस्टाग्राम पे उसको तुरंत मैसेज कर दिया, तुरंत स्टॉक किया, लड़के ने आपको किया, खटाखट। आज तो ब्रेकडाउन, आज तो सॉरी कि ब्रेकअप के गाने बन रहे हैं, आज सेट सॉन्ग बन रहा है। समीर साहब एक से एक शानदार गाना लिख चुके हैं, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। मुझे आज भी वो गाना बहुत बहुत ही पसंद है पर्सनली। लेकिन आज फुर्सत नहीं है, आज अपने संबंध को तोड़कर मूव ऑन कर जाना एक बड़ी बात मान ली गई है, और उसमें सब खुश हैं। तो फिर वैसा ही गाना लिखा जाएगा। फिर आप ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा आएगा। नहीं, लेकिन या नए मीनिंगफुल गाने आज लिखे जा रहे हैं। मीनिंगफुल गाने कितनी देर अपनी शेल्फ लाइफ को जीते हैं, कितना सस्टेन कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिस जमाने के गानों की हम बात करते हैं, उस जमाने में लिया दिया एक चित्रहार आता था, एक विविध भारती आता था, और एक रेडियो सिलोन से गाना आता था। भारत में भी नहीं सुनाई पड़ता था। आपको चॉइस नहीं थी गाना सुनने की, आपको जो परोसा जाता था वही सुनते थे। आज आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब कहीं चले जाएं। लेकिन मैं तो सर ये मानता हूं कि गानों की कसौटी के संदर्भ में मेरा पैरामीटर ये है कि घरों में जब अंताक्षरी हो रही हो, हाँ, पुराने तो गाने कौन से गाने गाए जा रहे हैं? क्योंकि शेल्फ लाइफ उनकी ज्यादा है, क्योंकि उनको सुना गया है। उसकी इनके गाने इनके गाने आज भी लिखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब वो जो पहले बिंबीकरण होता था, वो मेटाफोरिक जो एक तरीका होता था लिखने का, कि वो महबूबा चांद भी होती थी। अब ये जो पटोला और अब ये जो बम और पटाखा होता है। एक सेकेंड आलोक भाई, बस एक लाइन बोलूंगा। महबूबा चांद जरूर होती थी, आज कितने लोग घर की छत पे निकल के चांद निहारते हैं? फुर्सत है आपके पास? इधर तो पोल्यूशन में भी नहीं दिखाई चंद्रमा दिखाई भी पड़ता है आपको? मुझे लगता है करवा चौथ के दिन देखती होंगी महिलाएं। आलोक तो 365 में एक दिन चंद्रमा देख रहे हो, हर दिन चांद महबूबा चाहिए, कैसे संभव है भाई? आप मेटाफर की बात कर रहे थे, आप बिंब की बात कर रहे थे। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि पोएटिक सेंसिबिलिटी जो है ना, वो सबके पास वैसी नहीं होती। धुन पर लिखना और डिमांड पर लिखना एक अलहदा मसला है। पोएटिक सेंसिबिलिटी पोएट्री से आती है। साहिर ने एक गीत लिखा है, पलकों पे छाया तेरी पलकों का साया है, बिल्कुल एकदम ऋषि कपूर और हाँ, पलकों पे छाया तेरी पलकों का साया है। मैं इसके मानी आपको बता दूंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है, तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नज़ारे हम क्या देखें। अब ये खालिस लिप टू लिप किस का मामला है, लेकिन साहिर ने इसको किस खूबी से लिखा है कि पलकों पे छाया तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पोएट के पास वो पोएटिक सेंसिबिलिटी है। और दूसरी बात, वंस अगेन, जो नीलेश जी कह रहे थे कि जब आपके हाथ में ये माइक आता है ना, जब आपके हाथ में कलम आता है, तो एक आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ही शुरू होती है। आप कितना ही कहते रह जाएं कि डिमांड ये है, लोग ऐसा सुनते हैं, हमारी कविता के मंचों पे लोग कहते हैं कि लोग ऐसा सुनते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सुनते होते तो आज जावेद अख्तर को लोग ना सुन रहे होते, आज गुलजार साहब को लोग ना सुन रहे होते, आज और जो दूसरे हमारे लेजेंडरी पोइट्स हिंदी के होके चले गए, नीरज जी को लोग नहीं सुन रहे होते। तो सवाल ये है कि आप सुना क्या रहे हैं लोगों को। आज धारा बदलने का काम तो आपको दिया गया है ना।
कलमकार आपको कहा गया है। कलमकार का मतलब होता है कलम से तहरीर लिखने वाला, आपके समय को लिखने वाला। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, इतना बड़ा ओहदा मिला है आपको, रचनाकार। तो ये बड़ी रचनाकार वो जो रचनाकार है, रचनाकार। उसका ओहदा मिला है। आपको जोड़ने की बात करनी है, राइट। आपको तोड़ने के लिए उसने रचनाकार थोड़ी बनाया है। तो आप हमसे अब दूसरा काम कर रहे हैं, आप अपने रचनात्मक कार्यों से जो मंच आपको मिले हैं, जो कलम आपको मिला है, जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, उस प्लेटफॉर्म से आप जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं कहूँगा और उसमें जोड़ूंगा, जो अभी नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने को लेके हो रहा है। लव मेकिंग का एक स्टेंजा है गाइड फिल्म के पिया तो से नैना लागे रे में, अंतिम बंद है उसमें, सुनिएगा जाके आप लोग यूट्यूब पे, 100 बार सुना होगा पिया तो से आपने। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब आए चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन, पिया तो से नैना लागे रे। उसी दिन चमकने की इजाजत है जिस दिन हम दोनों प्रेम में होंगे, तब चमकना, अभी जरूरत नहीं है, अभी जाओ। तो गाना तो लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, समझने की बात है, उस नाजुकी को समझने की बात है। वही है कि कैसे हैं भाई, आपको सादर प्रणाम, हाय ब्रो हाउ यू। अब ये दो अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियां एक ही के लिए हैं, लेकिन ज़माने का और कई बार जनरेशन का फ़र्क है। लेकिन एक बात यहाँ मजबूरियाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं के क्रम में स्पष्ट हो रही हैं कि हमसे पूछिए कितना लहू मांगती है कलम, दुनिया समझती है धंधा बड़े आराम का है। बहुत धन्यवाद एक चीज सर, मैं आप और सभी का। कहूंगा कि जिस गीतों को लेके हम चर्चा कर रहे हैं, फुर्सत के दिन रात ढूंढ रहे हैं, मुझे शायद ही लगता हो कि जेनजी के कोई बच्चे पुराने या नए फिल्मी गीतों के बहाने अपने प्रणय को आगे बढ़ाते होंगे, माफ कीजिएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर फाइंडिंग सम टाइम।